गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में। तो देखिए इसमें हम कुछ संगठन हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम सोवियत संघ के बिखरने के बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जब से सोवियत संघ बिखरा है, सोवियत संघ बिखरा कब था? 1990 के आसपास, 1990 के आसपास। ठीक है, 15 गणराज्यों में विभाजित हो गया था यह। तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि एक उभरते हुए विश्व में नई चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के पुनर्निर्माण की बात हो रही है। इन्हीं चुनौतियों में से एक था अमेरिका की शक्ति का बढ़ना, सुधार की प्रक्रिया तथा उनकी कठिनाइयों की एक मिसाल संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में होने वाले बदलाव, संयुक्त राष्ट्र संघ से भारत का जुड़ाव और सुरक्षा परिषद के सुधारों को लेकर उसका विशेष दृष्टिकोण अपने आप में जानकारी का एक अहम हिस्सा, एक अहम विषय है। इस अध्याय का अंत इस सवाल से किया गया है कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसे विश्व में कोई भूमिका निभा सकता है जिसमें किसी एक महाशक्ति का दबदबा हो। क्या मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, क्या पूरे वर्ल्ड लेवल पे वो एक ऐसी भूमिका निभा सकता है जिससे कि सिर्फ एक ही महाशक्ति का दबदबा हो। इस अध्याय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भी चर्चा की गई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए, उसका रीज़न क्या है। ठीक है, तो एक और इस तरह के कार्टून और टिप्पणियां हैं, तो दूसरी ओर हम पाते हैं कि संयुक्त राष्ट्र को आज की दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन माना जाता है। जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसको दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन माना जाता है। अमूमन यूएन कहे जाने वाले इस संगठन को विश्व भर के बहुत से लोग अनिवार्य संगठन मानते हैं। यह संगठन उनकी नज़र में शांति, प्रगति के प्रति मानवता की आशा का प्रतीक है। हमें संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठनों की ज़रूरत क्यों है? आइए यहाँ ऐसे दो लोगों के विचार पढ़ते हैं जिन्हें इस संगठन के कामकाज की अंदरूनी जानकारी है। ठीक है, दो लोगों के जो विचार हैं उनके बारे में हम देखेंगे कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कार्य क्या है, उसके फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे डैग हैमरशोल्ड के बारे में, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव थे। ठीक है, कौन थे? डैग हैमरशोल्ड। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है बच्चों आपके सामने कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के पहले दूसरे महासचिव कौन थे? तो वो थे डैग हैमरशोल्ड थे। उनका कथन क्या था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। देखिए, स्वर्ग नहीं पहुंचाया जा सकता लेकिन नरक से बचाया जा सकता है। दूसरे जो यहाँ पे थे उनके बारे में देख लेते हैं, वो कौन थे? शशि थरूर थे। संयुक्त राष्ट्र संघ में सार्वजनिक सूचना और संचार के पूर्व अवर सचिव थे। ठीक है, तो इनका कथन क्या था? बदकही की चौपाल, ठीक कहा आपने। संयुक्त राष्ट्र संघ में खूब बैठकें होती हैं, दनादन भाषण होते हैं, खासकर आम सभा के वार्षिक सत्र में। लेकिन जैसा कि चर्चिल कहते हैं कि हथियार लड़ने से बढ़िया है कि जवान लड़ाई हो जाए। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी आर्गूमेंट होती है, डिबेटिंग होती है संयुक्त राष्ट्र संघ की जब बैठक होती है उसमें। तो इसमें चर्चिल ने भी एक सेंटेंस यूज़ किया है कि हथियारों की लड़ाई लड़ने के बजाय कैसी लड़ाई हो जाए, यहाँ पर जवानी लड़ाई हो जाए। क्या यह बेहतर नहीं है कि ऐसी जगह भी हो जहाँ दुनिया के सारे देश इकट्ठे हों और कभी कभार अपनी बातों से एक दूसरे का सर खाएं, बनस्पत लड़ाई के मैदान में एक दूसरे का सर कलम करने के। देखिए बेटा, यह बेटर ऑप्शन है कि सभी देश, एक ऐसा मंच जहाँ पर सभी देश जो हैं, सभी कंट्री इकट्ठा हो सकती हैं। ठीक है, और इकट्ठे होकर एक दूसरे से बातें करें, एक दूसरे का सर खाएं, ना कि एक दूसरे का सिर कलम करें। ये दो उदाहरण एक महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन हर मर्ज की दवा नहीं है, लेकिन वह महत्वपूर्ण जरूर है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध और शांति के मामलों में मदद करते हैं। वे देशों की सहायता करते हैं ताकि हम सबकी बेहतर जीवन स्थितियाँ कायम हों। देशों के बीच मनमुटाव और झगड़े जो हैं वह होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अपने वैर विरोध के कारण भी एक दूसरे से युद्ध ठान लें। इसकी जगह वे विभेद के मसलों पर बातचीत कर सकते हैं और उसका एक शांतिपूर्ण
समाधान जो है वह ढूंढ सकते हैं। वस्तुतः अधिकांश झगड़ों और विभेदों का समाधान बिना युद्ध के ही किया जा सकता है, लेकिन एक ऐसा तथ्य है कि जिस पर कम ध्यान जाता है। इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन कोई शक्तिशाली राज्य नहीं है जिसकी अपने सदस्यों पर धोस चलती हो। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण विभिन्न राज्य ही करते हैं और यह अनेक मामलों के लिए जवाबदेह होता है, ठीक है, रेस्पॉन्सिबल होता है, अकाउंटेबल होता है। और जब राज्यों में इस बात पर सहमति होती है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनना चाहिए, तभी ऐसे संगठन कायम होते हैं। एक बार इनका निर्माण हो जाए तो ये समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान में सदस्य देशों की मदद करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो हमने स्टार्ट किया था वो क्या था, हमें एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की रिक्वायरमेंट क्यों है। रिक्वायरमेंट किस लिए होती है कि जो भी विभिन्न देशों के आपसी वाद विवाद हैं, झगड़े हैं, उन्हें बैठकर बातचीत के द्वारा सुलझाया जा सके, ना कि विवाद के द्वारा, विवाद लड़ाई के द्वारा, ठीक है। आराम से बैठ के उन बातों को सुलझाया जा सकता है। तो इसके लिए एक ऐसे मंच की आवश्यकता है जहाँ पर विभिन्न देश इकट्ठा होकर अपनी बातें रख सकें या उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर सकें। तो इसीलिए हमें एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ज़रूरत होती है और जो इसके सदस्य राष्ट्र होते हैं, ठीक है, उनकी समस्याओं को शांतिपूर्ण ढंग से ये सुलझा सकते हैं, उनकी मदद कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक और तरीके से मददगार होते हैं। राष्ट्रों के सामने अक्सर कुछ काम ऐसे आ जाते हैं जिन्हें साथ मिलकर ही करना होता है। कुछ मसले इतने चुनौतीपूर्ण होते हैं कि उनसे तभी निपटा जा सकता है जब सभी साथ मिलकर काम करें। इसकी एक मिसाल तो बीमारी ही है। कुछ रोगों को तब ही खत्म किया जा सकता है जब विश्व का हर देश अपनी आबादी को टीके लगाने में सहयोग करे। और हम ग्लोबल वार्मिंग और उसके प्रभाव का ही उदाहरण लें। आपको ग्लोबल वार्मिंग का पता है, जो विश्वव्यापी ताप वृद्धि हो रही है, टेम्परेचर जो है वो डे टू डे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, उसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहा गया है। जब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो यहाँ से देखिए, वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने से तापमान बढ़ रहा है। इससे समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ने का खतरा है। अगर ऐसा हुआ तो विश्व के समुद्र तटीय इलाके, जिसमें बड़े बड़े शहर भी शामिल हैं, डूब जाएंगे। देखिए, समुद्र का तल यदि ऊंचा हो गया तो सिचुएशन क्या क्रिएट होगी, जो समुद्र के नज़दीक, समुद्र के तट के नज़दीक जो बड़े बड़े शहर, ठीक है, छोटे हैं या बड़े हैं, जितने भी शामिल हैं इसमें, वो सभी के सभी डूब जाएंगे। और हर देश अपने तरीके से ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव का समाधान ढूंढ सकता है। तब भी अंततः सबसे प्रभावकारी समाधान तो यही है कि वैश्विक ताप वृद्धि को रोका जाए। इसके लिए विश्व के बड़े औद्योगिक देशों का सहयोग करना जरूरी है। देखिए, जो औद्योगिक देश हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, तो उन सभी कंट्री का आपस में सहयोग करना काफ़ी ज़रूरी होता है। दुर्भाग्य से सहयोग की ज़रूरत को पहचानना और सचमुच में सहयोग करना दो अलग अलग बातें हैं। देश सहयोग करने की ज़रूरत को पहचान सकते हैं, लेकिन सहयोग का सबसे बेहतर तरीका क्या हो, इस पर हमेशा उनके बीच में सहमति नहीं हो सकती। सहयोग में आने वाले लागत का भार कौन कितना उठाए, सहयोग से होने वाले लाभ का आपसी बंटवारा जो है वह न्यायोचित ढंग से कैसे हो जाए, मोल तोल के बाद जो तय हो जाए उससे कोई मुकरे नहीं, आपसी समझौते के बाद जो बातें तय हुई हैं उनसे कोई भी दगा ना करे। इन बिंदुओं पर सभी देश हमेशा सहमत नहीं होते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है वह सहयोग करने के उपाय और सूचनाएं जुटाने में मदद कर सकता है। ऐसा संगठन नियमों और नौकरशाही की एक रूपरेखा दे सकता है, ताकि सदस्यों को यह विश्वास हो कि आने वाली लागत में सबकी समुचित साझेदारी होगी, लाभ का बंटवारा न्यायोचित होगा और कोई सदस्य एक बार समझौते में शामिल हो जाता है तो वह इस समझौते के नियम और शर्तों का पालन करेगा। देखिए, यदि कोई भी कंट्री, कोई भी सदस्य राष्ट्र देश कोई समझौता होता है, उसमें एक बार सम्मिलित हो जाता है, तो उसे समझौते के जो नियम होंगे, वह जो शर्तें होंगी, उनका पालन करना पड़ेगा। ये मैंडेटरी है, ठीक है। शीत युद्ध के अंत के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ थोड़ी अलग भूमिका निभा सकता है। हम ऐसा अनुमान कर सकते हैं कि अमेरिका उसके खेमे देश के विजेता बनकर उभरे हैं।
देखिए, जो हम अनुमान कर सकते हैं कि जो अमेरिका है, अमेरिका के जो उसके खेमे के जो देश थे वो विजेता बनकर उभरे हैं। ऐसे में बहुत से लोगों और सरकारों को इस बात की चिंता सता रही है कि अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी देश इतने ताकतवर हो जाएंगे कि उनकी इच्छाओं आकांक्षाओं पर लगाम कसना जो है वह असंभव हो जाएगा। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका के साथ संवाद और चर्चा में मददगार हो सकता है, और क्या यह संगठन अमेरिकी सरकार की ताकत पर अंकुश लगा सकता है? हम इन सवालों के उत्तर अध्याय के अंत में खोजेंगे। ठीक है, ये जो सभी क्वेश्चंस हैं, देखिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो उसके सदस्य राष्ट्र हैं उन सभी पर अपनी कमांड रखेगा। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि क्या जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो अमेरिका की सरकार की जो ताकत है उस पर अंकुश लगा सकता है? ये सभी जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर हमें कहाँ मिलेंगे? इसी चैप्टर के जब लास्ट में हम पढ़ेंगे तो वहाँ हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम अपना शुरुआत करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास, उसका विकास किस तरीके से हुआ, वो किस तरीके से बना, ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए, पहले विश्व युद्ध ने दुनिया को इस बात के लिए जगाया कि झगड़ों के निपटारे के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का प्रयास जरूर किया जाना चाहिए। पहला विश्व युद्ध कब हुआ था बेटा? 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। तो जब वो विश्व युद्ध हुआ था तो दुनिया को एहसास हुआ था इस बात का कि अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को निपटाने के लिए एक ऐसा मंच होना चाहिए, एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो इन झगड़ों को सुलझा सके। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए, ऐसा लोगों का मानना था। इसके परिणाम स्वरूप लीग ऑफ नेशंस का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? यहाँ पर लीग ऑफ नेशंस का जन्म हुआ। शुरुआती सफलताओं के बावजूद यह संगठन दूसरा विश्व युद्ध न रोक सका। ठीक है, ये जो संगठन बनाया गया तो जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ उसे नहीं रोक सका। पहले की तुलना में इस युद्ध में कहीं ज़्यादा लोग मारे गए और घायल हो गए। ठीक है, लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ वैसे ही सन 1945 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। 51 देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पत्र पर दस्तखत करने के साथ इस संगठन की स्थापना हो गई। दो विश्व युद्धों के बीच लीग ऑफ नेशन जो नहीं कर पाया उसे कर दिखाने की कोशिश संयुक्त राष्ट्र संघ ने की। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाना था। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या था। आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो झगड़े हैं उनको रोकना और राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाना, यह कार्य किसका है? संयुक्त राष्ट्र संघ का है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना बेटा कब की गई थी? आप राइट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन। 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया गया, स्थापना की गई इसकी। और स्थापना के पीछे यह आशा काम कर रही थी कि यह संगठन विभिन्न देशों के बीच जारी ऐसे झगड़ों को रोकने का काम करेगा जो आगे चलकर युद्ध का रूप ले सकते हैं। अगर युद्ध छिड़ ही जाए तो शत्रुता के दायरे को सीमित करने का काम करेगा। इसके अलावा चूंकि झगड़े अक्सर सामाजिक, आर्थिक और विकास के अभाव में खड़े होते हैं, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की एक मंशा पूरे विश्व में सामाजिक आर्थिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों को एक साथ लाने की थी। देखिए बेटा, ज़्यादातर झगड़ों का रीज़न क्या होता है? सोशल या इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। इसी वजह से झगड़े उत्पन्न होते हैं। इसीलिए जो संयुक्त राष्ट्र है उसकी एक मंशा यह भी थी कि वह विभिन्न देशों को इकट्ठा लेकर आए और सामाजिक आर्थिक विकास की जो संभावनाएं हैं उन्हें वह बढ़ा दे। 2011 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193 है। ठीक है, अब आपसे लास्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस की मेंबर कंट्री कितनी है? तो आप यहाँ से बता सकते हैं बेटा कितनी है? 193 है। इसमें लगभग सभी जो स्वतंत्र देश हैं वो सम्मिलित हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में हर एक सदस्य को एक वोट हासिल है। इसकी सुरक्षा में
5 स्थायी सदस्य हैं बेटा। जो 5 स्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद में वो कौन कौन से हैं, ये आपको लर्न करना है, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिन्हें हम कहते हैं कि इनके पास वीटो पावर है, जो शक्तिशाली राष्ट्र हैं, ठीक है। अमेरिका है, रशिया है, ब्रिटेन और फ्रांस है, फ्रांस एंड चाइना। दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद के समय में ये देश जो है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर थे और इस महायुद्ध की विजेता भी थी, इसलिए इन्हें स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अधिक दिखने वाला सार्वजनिक चेहरा और उसका प्रधान प्रतिनिधि महासचिव होता है, ठीक है। सबसे जो प्रधान जो होता है वो कौन होता है, उसका महासचिव होता है। वर्तमान के महासचिव की हम बात करें तो बेटा वो कौन है, एंटोनियो गुटेरेस हैं। वह संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव हैं। उन्होंने महासचिव का जो पद है वह 1 जनवरी 2017 को संभाला था। ये 1995 से 2002 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे बेटा, और 2005 से 2015 तक यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी रहे हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ की कई शाखाएं और एजेंसियां हैं। सदस्य देशों के बीच युद्ध और शांति तथा वैर विरोध का आम सभा में भी चर्चा होती है। सुरक्षा परिषद में भी सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से निपटने के लिए कई एजेंसियां हैं, जिनमें विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO की फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP की फुल फॉर्म है ये, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने क्या है, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, एंड संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्चायोग, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष, यूनिसेफ जिसे आप बोलते हैं, तो ये है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल सोशल एवं कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को जिसे बोलते हैं बेटा। ये सारे के सारे यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ये सभी के सभी फुल फॉर्म जो है वो आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है। एक एक नंबर में आपसे ये क्वेश्चन किए जा सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से हम देखेंगे जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, ठीक है, उसकी संरचना तथा उसके कुछ प्रमुख अंगों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम बेटा उसकी सुरक्षा परिषद के बारे में देखते हैं। तो देखिए यहाँ से सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य होते हैं, देखिए कितने सदस्य होते हैं, 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य हैं। कौन कौन से हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन, अमेरिका को वीटो पावर प्राप्त है, और 10 जो है वह अस्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है, जिनका जो चुनाव है वह 2 वर्षों के लिए होता है। क्लियर टू यू? ओके, नाउ आम सभा यदि हम देखें तो मैंने आपको बताया था टोटल मेंबर्स कंट्री 2011 के अकॉर्डिंग कितनी है, 193 हैं। सभी को एक एक वोट प्राप्त है और अपनी वोट वो डाल सकते हैं, ठीक है। WTO का मतलब क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। ये सभी के सभी अंग जो हैं वह यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के हैं, ठीक है। क्षेत्रीय आयोग की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो आर्थिक आयोग में अफ्रीका, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका और कैरेबियन देश। आर्थिक और सामाजिक आयोग एशिया प्रांत तथा पश्चिमी एशिया इसमें इंक्लूड हैं, ठीक है। विशेष कार्यों के लिए आयोग मानवाधिकार, मादक द्रव्य, टिकाऊ वस्तुओं और महिलाओं की स्थिति के लिए। फिर उसके बाद ये मैंने बेटा आपको सारा बता दिया, UNDP, UNEP, UNCTAD एंड यूनिसेफ, और उसके बाद UNFPA, और उसके बाद UNHCR और WEP, ठीक है। ये सारी मैंने आपको क्लियर करवा दी हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की देख लेते हैं। इसमें बेटा 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनका चुनाव 9 वर्षों के लिए होता है।
और सुरक्षा परिषद दोनों में महत्वपूर्ण भूमध्य द्वारा होता है। मुख्यालय जो है इसका नीदरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड कंट्री की हेग उसमें है, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। देखिए जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित हैं, उन सभी का जो मुख्यालय है वो अमेरिका के अंदर है, बट यहाँ पर एक सिंगल ऐसी संस्था है जिसका मुख्यालय जो है वह अमेरिका से बाहर की तरफ है, ठीक है। और वो कौन सा है ऐसा? हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? नीदरलैंड में है। और नीदरलैंड में कौन सी जगह पर है? हेग नामक जगह पर है, ठीक है। यहाँ से आप ये सारे फुल फॉर्म याद कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन। देखिए बेटा ये इतनी सारी संस्थाएं आपको दी गई हैं, ठीक है। इनकी स्थापना कब की गई? क्लियर? इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? और इनका जो प्रेसिडेंट, जो इनका महासचिव जो भी है वो कौन है? ये सारी चीजें आपको पता करनी है इन सभी के बारे में, ठीक है। कितने हैं टोटल? 1 2 एंड 3 4 5 6 7 7 ऐसी संस्थाएं हैं, संगठन हैं जिनके बारे में आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट फिर WTO के बारे में फाइंड करना है कि इसकी स्थापना कब की गई और इसके हेड कौन है। क्लियर हो गया इतना आपको? ये सारी चीजें आप करेंगे आज बिल्कुल A to Z इन डिटेल। संयुक्त राष्ट्र के एक एक अंग के बारे में आप डिटेल में आज करेंगे।